शाम को लगभग 4:30 बजे देवकुमार बाबू दिल्ली से पहुंचे। वे हाबुल का तार पाते ही चल दिए थे और दोपहर में कलकत्ता पहुंचे। उनकी आयु कोई 40 के करीब थी, लेकिन आपदा ने उम्र को बढ़ा दिया था। दोहराते शरीर पर उड़े बोलों से चौंध इलकती थी। आंखों पर भारी चश्मा। बात बात में भूल जाने की आदत से लगता था कि वे भौतिक जगत से ज्यादा ख्याली दुनिया में खोए रहते थे। उनका बंद गले कोट, मुंह पर गोल गोल चश्मा कलकत्ता के छात्र वर्ग में खूब प्रचलित था। पड़ोसी के नाते मैंने भी उन्हें देखा था, लेकिन इस वीभत्स घटना ने उनके चेहरे का रंग उड़ा दिया था। आंखों ने नीचे काले स्याह गड्ढे उनके झूले गालों से मिलकर उनकी आकृति को और भी बोझिल बना रहे थे। आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, आप ब्योमकेश हैं? उत्तर में मैंने ब्योमकेश की ओर संकेत कर दिया। ओह कहते हुए उन्होंने ब्योमकेश की ओर देखा और मेज के सहारे अपनी बेंच रख दी। ब्योमकेश ने सांत्वना के कुछ शब्द कहे, जिन्हें शायद उन्होंने सुना ही नहीं। बोलने से पहले उन्होंने एक नजर कमरे के चारों ओर दौड़ाई, फिर थकी आवाज में बोले, मैं दिल्ली से कल सुबह 10 बजे चला था और दोपहर 2:30 बजे कलकत्ता पहुंचा हूं। करीब 30 घंटे से ट्रेन में हम शांत बने बैठे रहे। शारीरिक थकान उनके सभी अंगों में दिख रही थी। उन्होंने ब्योमकेश की ओर घूमकर कहा, मैंने आपके बारे में हाबुल से सुना है। आपने जो इस विपदा में मेरी अनुपस्थिति में परिवार की सहायता की है, उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। ब्योमकेश बोला, कृपया वह सब छेड़िए। अगर मैंने सहायता की तो एक पड़ोसी के नाते एक फर्ज के रूप में की है। यह तो आपका विनय है, क्योंकि आप स्वयं ही एक व्यस्त व्यक्ति हैं। फिर एकाएक पूछा, उसे हुआ क्या था? कुछ बता पाएंगे? घर में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। ब्योमकेश ने शुरू से अंत तक जो देखा था उसका विवरण दे दिया। सुनते हुए देवकुमार ने अपनी जेब से सिगार निकाला, उसे होठों पर लगाया, फिर बिना सुलगाए ही मेज पर रख दिया। मेरी नजर बराबर उन्हीं पर जमी हुई थी। वे ब्योमकेश के विवरण सुनने में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता नहीं था कि उनके हाथ क्या कर रहे हैं। एक बार उन्होंने चश्मा उतार और कुछ देर तक बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते रहे, फिर चश्मा लगाकर आंखें बंद कर लीं। ब्योमकेश के विवरण समाप्त करने के बाद देवकुमार बाबू कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, फिर एकाएक बोले, ओह, वह डॉरुद्रा मेरे घर में? क्या वह मेरे घर में घुसा था? वह नीच, कमीना, जंगली शख्स, पैसे का भूखा? क्या नहीं कर सकता है वह पैसे के लिए? वह पिशाच है। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी बेंत को कसकर पकड़ लिया। उनके चेहरे का रंग क्रोध में लाल हो गया, लेकिन कुछ देर में उन्होंने अपने को नियंत्रित कर लिया और हमें अकचक देखते हुए अपने गले को साफ करके उन्होंने कहा, मैं अब चलूंगा ब्योमकेश बाबू। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं। और उठकर दरवाजे की ओर चल दिए। दरवाजे पर पहुंचकर वे रुक, जैसे एकाएक उन्हें कुछ सूझा हो। वे मुड़कर बोले, मेरे पास होता पैसा तो मैं आपको इस केस की जांच पड़ताल के लिए जिम्मा देता, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं उतना खर्च नहीं कर पाऊंगा। ब्योमकेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वे बेंत के इशारे से उसे चुप करते हुए बोले, नहीं, मैं किसी की सेवा मुफ्त में ले पाऊंगा। पुलिस अपना काम कर रही है, उसे करने दीजिए। और फिर जांच के लिए शेष रहा भी क्या है? कितनी भी जांच हो जाए, मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती। और बिना किसी अभिवादन के वे सीढ़ियों उतर गए। उनके यादगार आगमन के बाद हम लोग चुप बैठे रह गए। कुछ देर बाद ब्योमकेश ने गहरी सांस ली और बोली, चलो, एक संदेह तो दूर हो गया। मैं सोचने लगा था कि देवकुमार बाबू अपनी पहली की संतान से प्यार नहीं करते। यह तो साबित हो गया कि जहां तक रेखा का प्रश्न है, वे उससे बहुत प्यार करते थे। देवाकुमार बाबू अपना सिगार मेज पर ही भूल गए थे।
ब्योमकेश उसे देखकर बोला, आश्चर्य है, कैसे भुलक्कड़ जीव हैं। मैंने कहा, देखा डॉ रुद्रा के प्रति उनका क्रोध। ब्योमकेश ने सुना पर बोला कुछ नहीं। शाम को बीरेन बाबू डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए। वे बोले, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। बार बार टेस्ट करने के बाद भी मृत्यु का कारण नहीं पता लग पाया। मैंने रिपोर्ट को पढ़ा। डॉक्टर ने लिखा है कि शरीर पर कोई जख्म या और कोई चिन्ह नहीं पाया गया, रक्त में जहर का अंश नहीं है। हृदय मजबूत और साधारण था, एकाएक आघात मृत्यु कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि स्नायुमंडल में अचानक पक्षाघात से मृत्यु हुई है। लेकिन डॉक्टर यह कहने में असमर्थ हैं कि स्नायुमंडल में अचानक पक्षाघात कैसे हुआ। उसने ऐसा विचित्र केस पहले कभी नहीं देखा जिसमें मृत्यु बिना किसी पूर्व चिन्ह के हुई हो। ब्योमकेश उस रिपोर्ट को लेकर सोचता रहा। उसके माथे पर शिकन बढ़ती गई। बीरेन बाबू ने कहा, यह केस अब निश्चित रूप से कॉरोनर्स कोर्ट में जाएगा, जहां फैसला होगा अज्ञात कारण से मृत्यु। उसके बाद हम यानी पुलिस स्वतंत्र हो जाते हैं, चाहे तो जांच को जारी रखें और न चाहे तो समाप्त कर दें। ब्योमकेश बाबू, आप क्या सोचते हैं, ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच से कुछ निकलेगा? ब्योमकेश ने कहा, मैं नहीं जानता कि जांच में कुछ निकलेगा या नहीं, लेकिन जांच जारी रहनी चाहिए। बीरेन बाबू ने उत्साह से पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आपको किसी पर तो हुआ है? किसी एक पर शक नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कुछ गलत तो हुआ है। बीरेन बाबू ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी लगता तो है। आप देवकुमार बाबू की पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं? ब्योमकेश कुछ देर शांत रहा, फिर धीरे से बोला, देखिए, इधर उधर शाख फेंकने से कोई लाभ नहीं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले मृत्यु का कारण ढूंढना होगा। जब तक हमें यह नहीं पता लगता, तब तक किसी पर शक करने से कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर याद रखने की बात है, जिस समय रेखा की मौत हुई उस समय वहां उसकी मां और भाई ये दो ही घर में मौजूद थे। लेकिन इसी कारणवश मुख्य समस्या को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं बता पाया तो? डॉक्टर ने तो केवल लाश ही देखी है। हमने तो बहुत कुछ देखा है। इसलिए यह कोई असंभव नहीं कि हम वह ढूंढ लें जो डॉक्टर नहीं ढूंढ पाया है। कुछ संदेह से बीरेन बाबू बोले, यह तो ठीक है, पर चलिए, आप जो कहते हैं वही सही। आप तो देवकुमार बाबू की तरफ से शुरू ही हैं और अंत तक रहेंगे भी, तो चलिए हम लोग मिलकर काम करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो आपस में सलाह मशविरा करते रहेंगे। क्षणिक मुस्कान के साथ ब्योमकेश बोला, अरे नहीं भाई, अभी थोड़ी देर पहले देवकुमार बाबू यहाँ थे। उन्होंने मुझे ड्यूटी करने से स्वतंत्र कर दिया है। आश्चर्य से बीरेन बाबू ने कहा, अच्छा? हाँ, वे फीस दिए बगैर मेरा काम नहीं चाहते और फीस के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। वाह वाह, क्या कहते हैं? उनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी अच्छी नौकरी है और सुना है काफी मोटा तनख्वाह भी लेते हैं। हो सकता है यह सही भी हो। यह सुनकर बीरेन बाबू की त्योरियों चढ़ गई। वे बोले, अच्छा तो यह बात है, लगता है मुझे देवकुमार के आर्थिक स्थिति का चिट्ठा खोलना होगा, पर उसका और आपको काम पर न लगाने का रिश्ता क्या हो सकता है? क्या किसी को बचाना चाहते हैं? यह सुनकर मेरी हंसी फूट पड़ी। देवकुमार बाबू किसी को बचाने के लिए ब्योमकेश की सेवाओं से ही इनकार कर देंगे? यह विचार मात्र ही हास्यास्पद। हीरेन बाबू को मेरा हंसना अखर गया। उन्होंने कुछ उखड़ेपन से पूछा, इसमें हंसी की क्या बात है? मैंने कुछ संजीदगी से उत्तर दिया, क्या आपने देवकुमार बाबू को देखा है? नहीं।
यदि देखा होता तो समझ जाते मैं क्यों हंसा था। बीरेन बाबू जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ब्योमकेश से कहा, मैं इस केस की छानबीन तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इसके तल में नहीं पहुंच जाता। मैं भी देखता हूं यह कितना गहरा है, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। देवकुमार बाबू ने भले ही छोड़ दिया हो, पर मैं जब तक जरूरत होगी सहायता के लिए आपके पास आऊंगा।